Right, good morning everyone. चलिए जी, तो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है कंपनीज एक्ट 2013, राइट? पहले भी पढ़ा था आप लोगों ने वैसे तो फाउंडेशन में, और कुछ हद तक थोड़ा सिलेबस ओवरलैप करता है, लेकिन उसमें भी डेप्थ अब पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा है। जितना आपने पहले पढ़ा था उससे कुछ ज़्यादा कुछ नई चीज़ें डेफिनेटली हम लोग पढ़ेंगे। तो सवाल यह आया कि भाई साहब कंपनी बनानी है तो कंपनी कैसी बनाएं? क्या मैं एक प्राइवेट कंपनी बनाऊं या फिर मैं एक पब्लिक कंपनी बनाऊं? तो कल मैंने आपको क्या बताया, देश में कौन सी कंपनियां ज़्यादा है? प्राइवेट ज़्यादा है। और कौन सी कम है? तो ऑब्वियसली पब्लिक। प्राइवेट कंपनी अगर आपको बनाना है तो सबसे पहली बात तो उसकी पेड अप कैपिटल उतनी होनी चाहिए एज में भी कहाँ प्रिस्क्राइब्ड हो, रूल्स में। और ये रूल्स बनाए किसने हैं? कौन बनाएगा इन रूल्स को? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। जितने भी एक्ट देश में हैं उन सबके साथ में क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। छोटे छोटे एक्ट में तो एक रूल होता है, बड़े एक्ट्स में तो हर चैप्टर वाइज रूल्स भी हमको मिलते हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट। सर ये सब ठीक है, पर फिलहाल रूल्स में कितना पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड है नहीं करा। उन्होंने बोला वहां जाके देख लो उस काउंटर पे। ऐसा लग रहा है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो। भाई साहब ये बताएंगे पेड अप कैपिटल कितनी लगानी पड़ेगी प्राइवेट कंपनी के लिए? नहीं, वो उस काउंटर पे चले जाओ। उस काउंटर पे गए तो वहां एक आदमी बैठा, हमने पूछा कितनी पेड अप कैपिटल? बोले अभी पता नहीं। इसका मतलब एज ऑफ टुडे कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं है। आप 2 रुपए की पेड अप कैपिटल से भी प्राइवेट कंपनी बना सकते हो। 2 रुपए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? 2 मेंबर चाहिए। मेंबर बनने के लिए कम से कम कितना शेयर चाहिए? 1 शेयर। 1 शेयर की फेस वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1 रुपए। तो एक एक रुपए दोनों मिलाओ, ऐसे एक एक सिक्का उछालो आरओसी की तरफ, ये ले, और बोलो कि ले भाई साहब बन गई हमारी प्राइवेट कंपनी। प्रैक्टिकली आजकल 10 लाख की कैपिटल के साथ कंपनी बनाना लोग पसंद करते हैं। ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख और पेड अप कैपिटल 1 लाख, ये चलन है एज ऑफ टुडे। 1 लाख की पेड अप कैपिटल, 10 लाख की ऑथराइज कैपिटल, इसके साथ लोग कंपनी बना रहे हैं। ओके, किसी ने कुछ डाउट पोस्ट किया था, लेट मी जस्ट चेक, मिस हो गया। अरे यार, चलो ठीक है सर। फाउंडेशन का पूरा कंपनी एक्ट और एलएलबी, शायद एलएलपी कहना चाह रहा हो बच्चा, इंटर में है क्या? हाँ बेटा, वो तो है ही, उससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट। अरे वाह, आ जाओ भाई, पास हो गए। कौन सा ग्रुप? बोथ ग्रुप्स एक साथ? फर्स्ट अटेम्प्ट आ गया ये? अरे गजब कर दिया यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हॉटस्पॉट है, यहाँ पे आना पड़ेगा आप, ताकि ऑनलाइन बच्चे भी आपको देख पाए। बहुत सारी बधाइयाँ आपको, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। Good afternoon, everyone. This is Pavan Chandel, and I have scored 466 marks in both groups. 466. Yes, sir. Yes, sir. सबकी नजर इस पे यार। कुछ बच्चे मुझसे पूछते थे सर ऑफलाइन आए कि ऑनलाइन? भाई फायदा देख लो, ऑफलाइन आते तो मिठाई खाने मिलती है, अब ऑनलाइन में तो सिर्फ देख सकते हो आप, और क्या है। Thank you, sir. आपके सीएल में मेरे सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे, 67 या 68। और एफएम में भी वो 55 मार्क्स थे, अनएक्सपेक्टेड थे। मतलब एफएम में मेरा न्यूमेरिकल थोड़ा वीक पार्ट था, थ्योरी में मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, रटने में अच्छा था, पर वो न्यूमेरिकल। एंड कंपनी लॉ की प्रिपरेशन करने के लिए आपने, एक मिनट मिठाई अपन यहाँ रख लेते हैं, आप इत्मीनान से जवाब देना। कंपनी लॉ की प्रिपरेशन करने के लिए आपने क्या क्या पढ़ा, सुना, देखा, मतलब रिसोर्सेस क्या यूज करे आपने, ये बताइए। और उसमें से क्या ज्यादा काम आया, ये भी बताइए। सर की जो मॉड्यूल, सर ने जो बुक देते हैं वो,
उसमें जो साइड से वो लिखे होते हैं ना कीवर्ड मेमोरी हुक्स, वो सबसे ज्यादा काम आए। ये देखिए आप, जैसे नोट्स हैं तो इसका ये जो राइट मार्जिन मैंने रखा है ना, उसको मैं कहता हूँ मेमोरी हुक्स। मेमोरी हुक्स का मतलब जो प्रोविजन में डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा है वो आर्याय जार्याय भ्योर टाइप के लैंग्वेज में यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो उससे फायदा क्या होता है कि बच्चा जब इधर देख के डर लग जाता है कि हे राम ये क्या डिफिकल्ट डिफिकल्ट से लिखा है, इधर आपने पढ़ लिया कि अराउंड 16 लाख कंपनीज आर रजिस्टर्ड इन इंडिया, इस एक्ट का नाम क्या है, ये कौन से एरिया में लगता है, किस दिन अगला चालू हुआ, किस किस पर ये एक्ट लगेगा, ऐसे पढ़ के जैसे ही आप इस तरफ शिफ्ट होते हो ना तो आपके लिए पढ़ना बहुत इजी हो जाता है। और इसमें एक और चीज ये थी कि सर ने तो जो लिखे वो लिखे ही थे, अपन मतलब मैंने जितनी बार पढ़ा उसमें हर बार एड ऑन करता गया, मतलब जितना भी समझ में आ रहा था पॉइंट वो जितने छोटे होते जाते हैं ना लॉ में उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पूरी की पूरी वो लिखना नहीं होता। मैंने बहुत सारी कॉपीज देखी थी, उसमें पूरे के पूरे जैसे सर ने लिखा वैसा रटना नहीं होता, पर उसके मेन जो की पॉइंट अगर आप लिख देते हो तो वो बहुत सफिशियंट होता है मार्क्स दिलाने के लिए। यही चीज मेरे साथ फाउंडेशन में भी हुई थी लॉ में, उसमें भी अच्छे आ गए थे 71। और तो ये एक ट्रिक पकड़ में आ गई थी, मतलब कि मेरे को पता था कि कीवर्ड इज द की, उससे आंसर मार्क्स बहुत आसानी से गेन हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि कीवर्ड्स पे ही सारा खेल टिका है, और इसीलिए हम ये प्रेजेंटेशन में मैं कीवर्ड्स आपको बताता हूँ कि भाई इनको लिख लो, इनको रट डालो। इनको तो रटना पड़ेगा, अब इसका कोई रास्ता नहीं, पर वो समझ के रटेंगे तो रटना आसान हो जाता है, ऐसे बिना समझे तो कोई अपन रट नहीं रहे। तो ये बहुत अच्छी आपने बात बोली कि भाई कीवर्ड इज द की, और इसके थ्रू अगर आप पढ़ेंगे तो आपका बड़ा फायदा है। ऑडियोज वगैरह ऑडियोज तो बहुत सारे सुने थे, मतलब मैं रिवीजन लेक्चर की सोच रहा था कि रिवीजन लेक्चर देखूं, क्योंकि सर के सामने बोल रहा हूँ, पर सर की जब जो शुरुआत में स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उस स्पीड से मैं कर नहीं पाया था। जब वो सर 120 130 सेक्शन बहुत फास्टली करा देते थे, मतलब वो उस स्पीड से कवर हो नहीं पाती थी फर्स्ट टाइम में। तो मैंने सोच रहा था कि इसको वापस रिवीजन के लिए मैं पूरे पूरे लेक्चर देखूं, तो उससे अच्छा मैंने रिवीजन नोट्स को वो ऑडियो को प्रीफर किया। वो बहुत ही ज़्यादा काम का है, कुछ चीज़ें जो मेरी नोट्स में छूट भी गई थी वो रिवीजन ऑडियो से मेरी एड ऑन होती गई। मतलब जितने ज़्यादा आप रिसोर्स, जितनी बार मैंने सुना उतनी बार और नई नई चाहिए, क्योंकि बहुत बार रिवीजन नोट्स ऑडियो में भी ऐसा सकता है कि 10 से 12 मिनट के वीडियो में वो नोट्स में आपका ध्यान हो सकता है 1-2 मिनट के लिए कहीं चला जाए, तो उसमें बहुत सी चीज़ें छूट जाती है। लेकिन उसको आप बार बार सुनोगे तो आपको वो चीज़ें बिल्कुल ऐसे दिमाग में बैठ जाएंगी। और जो हाईलाइटेड चीजें थी, जैसे इसमें भी आप सर ने दिखा रहा है प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, ये आपको एग्जाम में लिखते टाइम एज इट इज आपके आंखों के सामने आएंगे वो हाईलाइटेड पार्ट। और तो ये अच्छी बात इन्होंने बोली है कि पूरे नोट्स में व्हाट डिड आई डू, अभी शायद इतना ढंग से नोटिस नहीं होगा कि कीवर्ड्स को मैंने बोल्ड कर दिया है। कीवर्ड्स को बोल्ड करने से फायदा ये होता है कि जब आप रिवीजन करने बैठेंगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि भाई ये एक्ट जो लगता है इस एक्ट में बनी हुई कंपनियों पे भी लगता है, पुराने एक्ट में बनी हुई कंपनियों पे भी लगता है, इंश्योरेंस कंपनी पे भी लगता है, बैंकिंग कंपनी पे भी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे भी लगता है, स्पेशल एक्ट में बनी हुई कंपनी पे भी लगता है, ऐसे करके। और आपके लिए जो रिवीजन करना होगा वो बहुत आसान होगा। एसोसिएट कंपनी वो जिसमें एटलीस्ट 20% शेयर्स हो आपके पास में, बॉडी कॉर्पोरेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूड होती है, ऐसे करके कीवर्ड्स बोल्ड करें कि ये एक्ट कहाँ लगता है, पूरे इंडिया में। पूरा एक्ट एक साथ नहीं लग पाया था, अलग अलग डेट्स पे लगाना पड़ा, बहुत ही बड़ा एक्ट था। इससे ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली बोल्ड किया है मैंने सारी चीजों को। ये चीजें आपको एक्चुअली बहुत हेल्प करने वाली है। ओके, आपको कोई क्वेश्चन होता आप भी पूछ सकते हैं। अर्ली बर्ड है फाउंडेशन वाले। इधर सेंटर में से चले, जैसे आपको ठीक लगे। ओके, कुछ बच्चों को ये सुन के नहीं अच्छा लगा कि अरे हम तो अभी भी फाउंडेशन वाले, नहीं नहीं तुम हो गए अब आ गए अब तो इंटर में। पर ये अच्छा हुआ पवन आए आज, तो कम से कम आपको, क्योंकि देखो मैं बोलूंगा कोई भी बात वो बोलेगा ये तो बोलेगा ही, इसका तो काम ही यही है। पर अब एक स्टूडेंट जो 67 मार्क्स लाया है,
अगर वो कोई बात कहता है तो उसका इफेक्ट है ना, राइट। तो बेटा रिसोर्सेस के बारे में और जो मैंने आपके लिए प्लानिंग करी ना वो सब परफेक्ट है, टाइम टेस्टेड है। सबसे खास बात क्या है, बात परफेक्शन की भी नहीं है, बात टाइम टेस्टेड है कि कई बैचेस में कई बच्चों के ऊपर ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो गए। यू आर नॉट द लैब रैट्स, आपके ऊपर हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, वो 20 25 30 साल पहले कर लिए हमने। अनफॉर्चुनेटली वो तो जो शुरू करेगा 5-10 साल तो एक्सपेरिमेंट होंगे ही ना, तो वो हो गए सारे एक्सपेरिमेंट। और अब आपके पास सब चीजें वेल ऑर्गेनाइज वेल सेट है। सर तो हमको क्या करना है, एक फ्रेज में छोटा सा बोलूंगा, डू एज डायरेक्टेड। जो मैं बोलता जाऊं बस वो करते जाओगे ना। अगर आप, ऐसा मैं थोड़ा डिमांडिंग तो हूं, बट जो मैं बोलता जाऊं अगर वो करते जाओगे तो ऐसे 60s 70s में आपके लॉ में मार्क आएंगे, और फाइनेंस में भी बहुत अच्छे मार्क्स आपके 80-90% मार्क्स फाइनेंस में बड़े आराम से आपके आएंगे। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा हम ना रियल लाइफ से भी कनेक्शन करेंगे जिससे कि आपको सब्जेक्ट पढ़ने का असली मतलब समझ में आए। मार्क्स वार्क्स तो ठीक है आ जाते हैं वो तो। हाँ तो भाई साहब मैं कह रहा था कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम पेड अप क्या, यस प्लीज। हाँ डेफिनेटली, अगर मुझे कोई कहे कि सीए के एग्जाम फिर से दो तो मैं जरूर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, ये पहले वाली डिग्री बिकवा दो यार। पहले वाली अगर मेरी 10 करोड़ में कम से कम बिक जाए तो मैं तो यही, मैं सब छोड़ दूंगा। मैं तो बार बार सीए के एग्जाम दूंगा और फिर 10 करोड़ में 20 करोड़ में 50 करोड़ में बेच दूंगा। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गिव, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट कुछ बदले में मिलना चाहिए ना यार, मेरा टाइम प्रेशियस है। इसलिए मैं एग्जाम्स तो देता रहता हूँ, मैं एग्जाम और मेरा साथ कभी भी नहीं छूटता है। मैंने अभी 2023 में ही एक एग्जाम दी है रिसेंटली, और यूएस की एग्जाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उसको बोलते हैं सीवीए, सर्टिफाइड वैल्यूएशन एनालिस्ट। वो एग्जाम दी मैंने, वो पास भी हो गया मैं, मतलब एक बार में हो गया भाई साहब, ऐसे नहीं है। तो ये तो मुझे पसंद है, पढ़ते रहना और एग्जाम देते रहना इज माय हॉबी। असीम सर को बता देना कि मैंने ये जवाब दिया था, ठीक है। प्राइवेट कंपनी बनाने में एक तो मिनिमम पेड अप कैपिटल उतनी होनी चाहिए एज मे बी प्रिस्क्राइब। बस बस पवन, अपने को सारी मिठाई खत्म थोड़ी करनी है। अच्छा थोड़ा सा भाई, जो पास हुए उनकी मिठाई तो बड़ी मतलब बहुत प्रसाद है, वो मिठाई नहीं है। हाँ फिर दूसरी खास बात जो है वो है शेयर ट्रांसफर। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो तो शेयर ट्रांसफर पर प्रोहिबिशन तो नहीं चाहिए मुझे, पर रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन चाहिए। क्या प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन में अंतर समझते हैं? जैसे आपके घर पर कुछ चीजें प्रोहिबिटेड होगी, गांजा फूकना है प्रोहिबिटेड है कि नहीं है? एक दिन ट्राई कर लेना, जॉइंट रोल करके पापा के मुंह पे एक बार धुआं उड़ा देना, फिर आपका क्या होगा वो आप देखना। मतलब बताने के लिए आप बचोगे नहीं हालांकि। ये प्रोहिबिटेड है राइट, लेकिन फास्ट फूड खाना रेस्ट्रिक्टेड होगा। क्या कहते हो आप, है ना? जैसे आपने कुछ जोमेटो से स्विगी से कुछ ऑर्डर कर दिया ना, पिज्जा बर्गर, ये बोलती क्या कचरा खाते रहते हो, ये हटाओ मैं बना देती हूँ कुछ इससे मिलता जुलता इससे बेटर, राइट। रेस्ट्रिक्टेड है, वो बोलते बेटा दिस इज टू मच इज नॉट गुड। कोल्ड ड्रिंक्स पीना, कोको कोला पी रहे हो, थम्स अप पी रहे हो आप ढेर सारी, सुबह उठ के शाम तक 1 लीटर कंज्यूम कर गए आप, तो दैट इज रेस्ट्रिक्टेड। ओके, तो शेयर ट्रांसफर में प्राइवेट कंपनी में प्रोहिबिशन नहीं है, क्योंकि यार हमने तो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक में कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी का शेयर कैसा है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर में ट्रांसफर पे क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन। थैंक यू पवन, थैंक्स अ लॉट।
कीप इन टच, आर्टिकलशिप के बारे में करते हैं अपन बात, कहाँ कैसे करना है, ठीक है? वो व्हाट्सएप पे एक बार कम्युनिकेट कर लेना मुझसे। तो रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए यार। आप बोल रहे हो कंपनी कैसी है, प्राइवेट। एक बात बताओ, इस क्लासरूम के अंदर आना प्रोहिबिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, या फ्री है? फ्री मतलब पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, फ्री मतलब कोई भी आओ कोई भी जाओ। रेस्ट्रिक्टेड है, एनीबडी कैन नॉट कम इन। कि मालूम पड़ा कि नीचे कोई रिक्शे वाले भैया आए, उन्होंने न्यू सेगंज में माल लोड करा और यहाँ आकर के 4-5 लोग बैठ गए और पत्ते खेल रहे और पंखे चालू कर रहे। क्या हुआ? अरे बोले भाई साहब गर्मी लग रही थी यार। ठीक है, ये कोई पब्लिक प्रॉपर्टी थोड़ी है कि आप घुसे चले आओ। अरे किसी दिन आप मेरे घर आ गए, टिंग टोंग डोरबेल बजी, मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा आपको नर्वस सर भूल गए, मैं आता तो हूँ सुबह पढ़ने। वाला हाँ हाँ बोलो क्या काम है? बोले सर अंदर तो बैठने दो। मैंने भी शर्मा शर्मी में हाँ कर दी, तो आप तो जाके सोफे पे लेट गए। मैंने बोला क्या? बोले रेस्ट कर रहा हूँ। नहीं भाई साहब, मेरा घर कोई धर्मशाला थोड़ी है, ना पब्लिक पार्क है, यहाँ पे एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। समझ रहे हो आप? प्राइवेसी कहां बचेगी अगर एंट्री फ्री होगी? पब्लिक पार्क में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। मान लो मेरी कॉलोनी का पार्क है और आप आ जाओ, तो कोई मना नहीं कर सकता कि तुम इस कॉलोनी के नहीं हो तो तुम नहीं आ सकते, तुम इस सड़क पे नहीं आ सकते। सड़क पब्लिक प्रॉपर्टी है, पार्क पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी आओ कोई भी जाओ। प्राइवेट कंपनी में अगर ऐसे किसी को भी आने जाने देंगे तो प्राइवेसी और जो म्यूचुअल बॉन्डिंग और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, वो सब कहां बचेगा फिर? सर क्या रेस्ट्रिक्शन लगाएं? तो ऐसे क्रिएटिव रेस्ट्रिक्शंस की बात करूं तो आप लिख दो ओनली फीमेल्स कैन बिकम मेंबर इन द कंपनी। क्योंकि कंपनी जो हमने गॉसिप करने के लिए बनाई है, तो मेल्स आर नॉट अलाउड, ठीक है? या ओनली मेल्स आर अलाउड इन द कंपनी, ओनली person above the age of 18 years are allowed, या above 50 year, only chartered accountant can become member in the company। तो मैं मेंबर हूं और फिर मैं आपको शेयर बेचना चाहूं तो कंपनी शेयर ट्रांसफर से मना कर देगी। आपके सामान्य जानकारी के लिए मैं बताऊं, अगर करेंसी ट्रांसफर करनी ना, 500 रुपए का नोट, तो उसको ट्रांसफर करने की प्रोसेस क्या होती? दे दो ट्रांसफर। बट मेरे पास एक कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट और मैं आपको दे दूं, ट्रांसफर नहीं होता। इसको ट्रांसफर होने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भेजना पड़ता है और वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेरा नाम हटा के आपका नाम लिखते हैं और ट्रांसफर को अप्रूव करते हैं और आपको एक नया सर्टिफिकेट देते हैं। दिस इज हाउ द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड। सुना आपने? समझे क्या आप मेरी बात? तो रिस्ट्रिक्शन कैसा लगाएंगे कि इसमें कह देंगे कि भाई साहब शेयर ट्रांसफर ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बिकम मेंबर। अब मैं आप नॉन सीए को आपको शेयर बेचूंगा तो पूछेंगे आपको कि तुम सीए हो नहीं हो, मना कर देंगे ट्रांसफर करने से। ओनली चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया कैन बिकम मेंबर। तो मामा जी नहीं बन पाएंगे, शिवराज सिंह जी, मोहन यादव बन पाएंगे, राइट? अब सर यूजुअली रियल लाइफ में क्या होता है? ये रियल लाइफ में ऐसे कोई फैंसी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, उसमें सिंपली लिखा होता है शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड विद द परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब गो एंड आस्क द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनको शक्ल दिखाओ कि भाई साहब मेरे को तो आप जानते हो ना, मैं शेयर होल्डर हूं, अब देखो मेरी जगह ये आएंगे, क्या नाम है आपका? सुमन। मेरी जगह पर सुमन वांट्स टू बी शेयर होल्डर। वो देखेंगे सुमन 12th में कितने मार्क्स थे, क्या बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, क्या बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगी, ऐसा तो नहीं कि विरोधी खेमे की हो, कॉम्पिटिटर की साइड से आ गई हो। वो देखेंगे और अगर उनको लगता है कि सुमन इज अ सूटेबल पर्सन तो वो शेयर ट्रांसफर के लिए हाँ कर देंगे। ऐसे इंटरव्यू वगैरह तो नहीं होते, बट अगर उनको लगे तो वो किसी को ना भी कर सकते। राइट, गॉट इट? ओके। मीन्स कि एक थ्रेशहोल्ड सेट कर देंगे। नहीं, थ्रेशहोल्ड अक्सर ही काउंटेबल नंबर्स में होता है, 5,000, 2,000, 1,00,000, 50,000, 20%। थ्रेशहोल्ड बोलना गलत है, कंडीशन लगा देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछ करके, ठीक है? जैसे आपको अपने किसी फ्रेंड को अपने घर में रखना है 8 दिन, तो ऐसे ही नहीं आ सकता है पापा मम्मी से पूछ के कौन फ्रेंड है, किस तरह का है, एकदम ऐसा तो नहीं आवारा टाइप का है बिल्कुल, तो मालूम पड़ा शाम को वहीं पाप ड्राइंग रूम में बॉटल खोल के बैठा है। रेस्ट्रिक्शन चाहिए, प्रोहिबिशन नहीं।
प्राइवेट कंपनी बनाने की तीसरी कंडीशन ये तो आप ही बता दो, मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 200। यार ये बहुत ही लिबरल लिमिट है यार, क्योंकि रियल लाइफ में मैंने ढेरों प्राइवेट कंपनी एक्सपीरियंस करी है। मैंने किसी भी प्राइवेट कंपनी में 20-30 से ज्यादा मेंबर, 30 से ज्यादा मेंबर नहीं देखे। मैं नहीं कह रहा हूं होते नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज में तो 2 ही मेंबर होते हैं। जो लोग थोड़ी सी स्टार्टअप फंडिंग अरेंज करने जाते हैं तो उनके 10, 15, 20, 25 हो जाते हैं, जगह जगह पैसा मांगते 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 मांगते, बट 25-30 से ज्यादा तो फिर भी नहीं होते। पुराने एक्ट में ये लिमिट 50 मेंबर की थी, 2013 से ये एक्ट 200 मेंबर की हो चुकी है। 200 मेंबर अपने आप में बहुत लिबरल लिमिट है, मुझे नहीं समझ में आता है कि क्यों बढ़ा दिया, फालतू ही बढ़ा दिया, उसकी हमको कोई खास जरूरत नहीं थी। इतनी लिबरल लिमिट होने के बाद भी इस 200 में भी फिर उन्होंने बहुत सारे एक्सेप्शन दे दिए कि अरे नहीं तुम 200 से ज्यादा भी रख सकते हो। भाई साहब हमारी तो यही लिमिट यूज नहीं हो रही है, फालतू एक्सेप्शन दे करके काम बढ़ा दिया बच्चों का कि अब ये भी याद करो। कौन लोग जॉइंट होल्डर्स विल बी काउंटेड एज 1? तो पहले तो आप जॉइंट होल्डर समझते हो क्या? जॉइंट बनाना अलग बात होती है। जॉइंट होल्डर, 2 लोग मिल के शेयर ले लें उनको क्या कहते हैं? जॉइंट होल्डर। तो सर शेयर सर्टिफिकेट पे नाम किसका लिखेंगे? एक्स का कि वाई का कि दोनों का? दोनों का लिखेंगे, एक्स या वाई का नहीं लिखेंगे, एक्स एंड वाई दोनों का लिखेंगे। प्रैक्टिकली मैक्सिमम 3 जॉइंट होल्डर होते हैं, सर लॉ में नहीं लिखा है। प्रैक्टिकली मैक्सिमम कितने जॉइंट होल्डर होते हैं? 3 होते हैं, कि पापा मम्मी और आप तीनों के कंबाइंड नाम में शेयर ले लिया। तो सर ये एफडी भी कर सकते हैं क्या? ऐसे सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं क्या? हाँ, जॉइंट अकाउंट खुलता है, जॉइंट एफडीज भी होती है, जॉइंट शेयर्स भी ले सकते हो, जॉइंट डिवेंचर भी ले सकते हो, जॉइंट प्रॉपर्टीज भी खरीद सकते हो। सर ये जॉइंट अकाउंट या जॉइंट एफडी का मतलब क्या है? अगर आप उसमें लिखवा दो ईदर और सर्वाइवर, क्या लिखवा दो? ईदर और सर्वाइवर, कि हम दोनों का हक है, लेकिन अगर दोनों में से एक मर गया तो दूसरे की हो जाएगी ये पूरी प्रॉपर्टी। कुछ सुना आपने? इस टाइप से कुछ मामला हो जाता है। तो अगर 2 लोगों ने मिलकर के शेयर खरीद लिए हैं, हिंदुस्तान में बहुत चलन है ये, तो उनको 2 नहीं गिनेंगे, कितना गिनेंगे? 1। 3 लोगों ने मिलकर शेयर खरीद लिए हैं तो उसको कितना गिना जाएगा? 1। तो अगर एक बात बताओ कि एक कंपनी में 200 कपल्स ने शेयर खरीद लिए, मतलब वो 400 लोग हैं, जब मीटिंग में इकट्ठे होते हैं तो खाने का इंतजाम कितने लोगों का करना पड़ता है? 400। 200 कपल्स, 200 हस्बैंड वाइफ ने शेयर खरीद लिए, तो वो लोग कितने हैं? 400। क्या ये प्राइवेट कंपनी है? 2-2 के पेयर में खरीदे, मतलब क्या है? प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि वो एग्जैक्ट 200 है, 200 तो अलाउड है। समझ गए? एम्प्लॉय मेंबर्स आर नॉट काउंटेड। इसका मतलब है कि अगर मैं एम्प्लॉय भी हूं और अगर मैं मेंबर भी हूं तो मुझे नहीं गिना जाएगा। बेटा एक बात है, लॉ इज लॉजिक। बोलो, कोई भी लॉ में कोई भी बात लिखी है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि एक दिन बोला मोदी जी ने कि यार एक काम करते हैं, एक एक्ट बना लेते हैं, तो उन्होंने बोला अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, सब मिलके एक्ट बना लो, लिख दो उसमें कुछ भी, ऐसा भी करना पड़ेगा, ऐसा भी करना पड़ेगा। नहीं, लॉ में लिखी हुई हर एक लाइन, बल्कि हर एक शब्द के पीछे लॉजिक है। शब्द छोड़ो, पंक्चुएशंस के पीछे भी लॉजिक है। कॉमा कहाँ लगाना बदल दो, सब बदल सकता है। फुल स्टॉप कहाँ लगाना, सेमीकोलन कहाँ लगाना, प्रोवाइडेड दैट का क्या मतलब, एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड का क्या मतलब, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग का क्या मतलब, सब्जेक्ट टू प्रोविजन का क्या मतलब, ये सब चीजें लॉ में हर एक शब्द का, हर फ्रेज का मतलब है और लॉजिक है। ऐसे यूं ही नहीं बना दिया। मैं आपको लॉ मेकिंग की प्रोसेस बताऊं क्या? एग्जाम में नहीं पूछेंगे, पर बताऊं कि नहीं बताऊं? बता दूं? कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि भाई सिलेबस की बाउंड्री के बाहर पैर रखना मतलब तो मारेंगे पैर पे एक, तो मना कर देना कि नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, स्टिक टू द सिलेबस। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज बिहाइंड द सीन, बीटीएस में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मैं बीटीएस दूंगा। बीटीएस से एक फायदा वैसे होता है, आप ज्यादा अच्छे से याद कर पाते हो। देखो कैसे बनता है लॉ, आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस समटाइम्स, तो मैंने काफी नजदीक से देखा। जैसे वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर का वैल्यूएशन करना है, तो कंपनीज एक्ट में इसमें कुछ और ही बातें लिखी है, इनकम टैक्स एक्ट में इस बारे में कुछ अलग ही बताया हुआ है,
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में इस बारे में कुछ अलग बताया हुआ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में इसके बारे में कुछ अलग बताया हुआ है। तो एक सिंगल मुद्दा, लेकिन अलग अलग एक्ट में इसके बारे में अलग अलग बातें कही गई है। अब इसमें कोई बंदा, जैसे आप शार्क टैंक देखा आपने कभी, इंडिया वाला विदेश वाला कोई भी देखा होगा, तो शार्क टैंक में बंदा आता है, पिच करता है, कई बार उन लोगों को पसंद आ जाता है, बोलते हैं हम आपका 5% इक्विटी लेंगे। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सुना अपनी टर्मिनोलॉजी, ये जो बंदा आया है पिच प्रेजेंटेशन कर रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब कंपनीज एक्ट में हम पढ़ेंगे सेक्शन 62 में कि तू अलॉटमेंट करे उसके पहले शेयर का वैल्यूएशन करवा। किससे करवा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट बोलता नहीं, मर्चेंट बैंकर से करा। तो अब सरकार को लगा कि आदमी एक काम करने गया और चार अलग अलग कानून में चार अलग अलग बातें लिखी है, आदमी फंस गया बेचारा, क्योंकि कानून बनाते समय सब सिंक्रोनाइज नहीं हुए। तो अब सरकार नया एक्ट बनाना चाहती है या इस एक्ट में अमेंडमेंट करना चाहती है, तो पता है सरकार सबसे पहले क्या करती है, कमेटी बनाती है। कमेटी, समिति। जब भी लॉ बनाना होता है तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, कमेटी। तो फॉर्चुनेटली ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक कमेटी बनाई, यूनिफॉर्म वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी इन इंडिया, एंड फॉर्चुनेटली आई वाज पार्ट ऑफ इट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कमेटी बनाई कि भाई वैल्यूएशन से रिलेटेड लॉ इंडिया में कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम वैल्यूएशन करते हो, तुमको बहुत एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो तुम आ जाओ हमको एडवाइस करने के लिए इस कमेटी को, एज एन आउटसाइड एक्सपर्ट। बाकी सब गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोग थे, एज एन आउटसाइड एक्सपर्ट। तो फिर हमारी कमेटी बनी, टाइम टाइम पे मीटिंग हुई, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और कमेटी का मैं पार्ट हूँ, SME लिस्टिंग कमेटी। तो टुमारो आई वोंट बी टीचिंग यू बिकॉज आई विल हैव टू ट्रेवल, बिकॉज देयर इज अ कमेटी मीटिंग इन दिल्ली। तो ऐसे कमेटी की मीटिंग्स होगी, ऑनलाइन मीटिंग होगी, ऑफलाइन मीटिंग होगी, सब अपना अपना मटेरियल कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैंने बोला एज ए वैल्यू, और मैं बताता हूँ कि इस लॉ में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ऐसे हमने 100 पेज की रिपोर्ट बना करके और एक 30 पेज का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना करके फिर हम गए सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। सेक्रेटरी टू द सेक्रेटरी मतलब ऐसा नहीं है कि लिली रोजी, नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब वेरी सीनियर IAS ऑफिसर, है ना। उनको हमने प्रेजेंटेशन दिया कि भाई साहब ये सब समस्याएं आ रही है, उन्होंने हमारी रिपोर्ट ली, हमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी। फिर अब हालांकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं होती कि वो हर कमेटी की बात सुने ही, लेकिन फिर क्या होगा, इस कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई साहब लॉ बनाने की जरूरत है या बने हुए लॉ को अमेंड करने की जरूरत है। इतना डीप लॉजिक चलता है इसके पीछे। फिर गवर्नमेंट का लॉ डिपार्टमेंट जो हमने सोल्यूशन दिए उसके हिसाब से लॉ के शब्दों को लिखेगा कि हाँ हाँ ये आप सही कह रहे हो, लॉ ऐसा होना चाहिए, पर इसको लिखे कैसे कि जो हम पढ़े लिखें वही लोग पढ़ें और वही समझें। ऐसा ना हो कि हम चाइनीज विस्पर हो जाए, पता है ना चाइनीज विस्पर आपको, कि एक ने दूसरे कान में कुछ कहा, दूसरे ने तीसरे को धीरे धीरे बोला और आखिरी तक जाते हुए बात ही बदल गई। ऐसा ना हो जाए, तो हमको एक एक शब्द सोच के लिखना है। फिर वो जो बनाते हैं ना उसको बोलते हैं ड्राफ्ट बिल। बोलना, ड्राफ्ट बिल कैबिनेट, कैबिनेट मतलब मिनिस्टर्स के ग्रुप की मंजूरी मिलती है, फिर वो बनता है बिल। क्या बनता है ना। तो जैसे ये एक्ट बनने के पहले बना होगा द कंपनीज बिल 2013, फिर इसको पब्लिक डिस्कशन के लिए ओपन कर दिया जाता है, फिर इसको पार्लियामेंट में रखा जाता है, फिर विपक्षी दल के लोग भी इसको पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर संसद में बहस होती है, फिर उसके बाद मार पिटाई होती है फिर विपक्ष का बहिर्गमन होता है, फिर उनके सांसदों को संसद भवन से बाहर निकाल दिया जाता है, व्हाटएवर। फिर उसके बाद संसद में वो पास हो जाता है, लोकसभा में, फिर पास होता है राज्यसभा में, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं, फिर उसके बाद ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देके बोलते थे मानो, आज से यहां जो लिखा है सब मानो, नहीं तो जेल में डाल देंगे। सुना आपने, लॉ इज लॉजिक, कुछ भी ऐसे ही नहीं बोला गया है। बट बड़ी मजेदार बात क्या है, लॉ इज लॉजिक बट लॉजिक इज नॉट लॉ। है तू अपनी बात कोई गलत साबित कर रहा है,
लॉ इज लॉजिक ऑफ लॉ मेकर्स, बट लॉ फॉलोअर्स का लॉजिक लॉ नहीं है। क्या हुआ कि एक बार मैं कहीं अपने घर से विजयनगर की तरफ जा रहा था, भीड़ भरी सड़क है, 10 की स्पीड पे गाड़ी, दूसरी गाड़ियों के भी धीरे धीरे कार चल रही है। कोविड टाइम था, पुलिस वाले भैया ने बोला साइड में आ जाओ। मैंने बोला भैया आज तो मतलब कमाएंगे, मानेंगे नहीं ये। साइड में आ गए। मैंने बोला बोलो। बोले आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा है। मैंने बोला बात तो सही है, लॉ का तो वायलेशन हुआ है। मैं पर्सनली भाई, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी, आपको भी होगी शायद। मुझे अपनी जान बड़ी प्यारी है, तो मैं तो जैसे ही हाईवे टच करता हूँ ना, आई मेक श्योर कि मैंने सीट बेल्ट जरूर लगाया हो। मेरी गाड़ी में जो लोग दूसरे भी बैठे हों, मैं इंसिस्ट करता हूँ कि नहीं सबको सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा। जैसे ही बाईपास पर टच हुआ वैसे ही मैं बोलता हूँ सीट बेल्ट अब कंपलसरी है। पर सिटी में मैं सीट बेल्ट नहीं लगाऊं तो कोई एक्सीडेंट हो भी जाए तो गाड़ी पे स्क्रैच आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा झगड़ा होगा किसी से, उसमें तो सीट बेल्ट खोल के आना पड़ेगा बाहर। मैंने बोला देखो भाई साहब, 20 से कम की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, सीट बेल्ट लगाने का फायदा ये है कि एक्सीडेंट हो जाए तो आप कांच फोड़ के बाहर ना आ जाओ, ताकि एयरबैग खुल सके। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लॉजिकली यहाँ सीट बेल्ट लगा के कोई फायदा नहीं है, बल्कि जो आपने मुझे साइड में रोका है उससे जो सड़क सकड़ी हो गई, जिससे ट्रैफिक और बढ़ गया है, उससे नुकसान हो रहा है। तो बोले देखो, आपका लॉजिक आपकी जगह पर, लॉ में तो यही लिखा है, लॉ इज लॉजिक बट लॉजिक इज नॉट लॉ। समझ गया आप? मैं भी जानता था कि मैं जो तर्क दे रहा हूं वो कानून तो नहीं है, और मैं ये भी जानता था कि मैं ही गलत हूं, सीट बेल्ट तो बांधना ही चाहिए। फिर वो बोले पैसे दे दो। मैंने बोला रसीद बना दो। ऐसे नगद नहीं दे रहा मैं, रसीद बना दो। बनी रसीद, फिर उनको पैसा दिया, समथिंग लाइक दैट। फिर वो सब चेक करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी लाओ, गाड़ी के कागज भी लाओ, नंबर प्लेट भी सही है, पॉल्यूशन भी, वो ठीक है। बट लॉ इज लॉजिक। कभी कभी क्या होता है, लॉजिक चला जाता है कि भाई जिस लॉजिक से लॉ बनाया था अब तो उस तरह की कोई जरूरत है ही नहीं। कभी कभी लॉजिक चला जाता है पर लॉ रह जाता है, और यहीं पे आती है सारी परेशानी, झगड़े, डिस्प्यूट, विवाद। और सरकार की जब नींद खुलती है तब फिर वो कानून में अमेंडमेंट्स लेकर के आती है। इज दैट क्लियर? ओके। इस प्रोविजन के पीछे भी कोई लॉजिक होगा कि एम्प्लॉय मेंबर्स आर नॉट काउंटेड। इसके पीछे लॉजिक ये है, पहले के टाइम पे क्या होता था कि एम्प्लॉयर्स जो है, एम्प्लॉयज का बड़ा एक्सप्लॉयटेशन करते थे, शोषण करते थे। अमिताभ बच्चन के जमाने की ज्यादा करके मूवीज बनी हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन पे, कि एक एम्प्लॉयर है वो एक्सप्लॉइट करता है, एम्प्लॉय को पैसे नहीं देता है, वो मर जाए तो घर के लोगों को कुछ मदद नहीं करता है, फिर अमिताभ बच्चन उसको मारता है। तो अब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लेबर लॉज बने, है ना, भारत कानूनों का देश है। वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, पेंशन एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, बोनस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट एंड व्हाट नॉट। इन सारे एक्ट के ग्रुप को क्या बोलते हैं? लॉ। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, व्हाट इज लॉ? इट इज अ ग्रुप ऑफ एक्ट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। जितने एक्ट लेबर कम्युनिटी के बचाव के लिए बने हैं उन सबको कम्युलेटिवली आप क्या बोलते हो? लेबर लॉज। हिंदू कम्युनिटी के लिए जितने कानून बनाए, हिंदू चाइल्ड अडॉप्शन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू दिस एक्ट, हिंदू दैट एक्ट, उस ग्रुप को क्या बोलते हो? हिंदू लॉ। कंपनीज को लेकर के जितने एक्ट बने हैं, द कंपनीज एक्ट, द एलएलपी एक्ट एंड मोर एक्ट्स लाइक दिस, उन सबको मिला के क्या बोलते हैं? कंपनी लॉ। लॉ और एक्ट में डिफरेंस समझ में आया? ग्रुप ऑफ सिमिलर एक्ट्स इज नेम्ड एज लॉ। ओके। तो अब ये पहले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में बड़े कड़वे रिलेशन होते थे, इससे देश की तरक्की में नुकसान होता था, हड़तालें होती थी। तो सरकार चाहती थी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के संबंध मधुर हों, पर इन मधुर संबंधों के बीच ये 200 की लिमिट आ रही थी कि हमारे 400 एम्प्लॉय हैं प्राइवेट कंपनी में और हम सबको एक एक, दो दो, पांच पांच, 10 शेयर देना चाहते हैं, क्योंकि एक बार अगर उनके पास शेयर होंगे हम मुफ्त में देंगे शेयर, सैलरी के बतौर, ये लो सैलरी और ये ऊपर से शेयर।
जब उनके पास शेयर होंगे तो वो ज्यादा मन लगा के काम करेंगे। हेलो, क्या कहते हो? एम्प्लॉय के पास शेयर होंगे, मन लगा काम करेंगे, क्योंकि वो एम्प्लॉय एम्प्लॉय नहीं रहेगा, वो एम्प्लॉय क्या बन जाएगा? मालिक। वो लगेगा ये मेरी कंपनी है ना। तो इस तरह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन सुधरेंगे। पर उसके बीच में 200 की लिमिट आ रही है, तो सरकार बोल रही है कि भाई आपके मधुर संबंधों के बीच में हम दरार पैदा नहीं करते। इसलिए उन्होंने बोल दिया कि एम्प्लॉय को मेंबर की तरह काउंट नहीं किया जाएगा। इफ आई एम एम्प्लॉय एज वेल एज मेंबर, आई शुड नॉट बी काउंटेड। भले मैंने बाजार से शेयर खरीदा हूं, फिर यहाँ ये नहीं बोलेंगे शेयर एम्प्लॉयर ने दिया। लिखा है कहीं एम्प्लॉयर ने शेयर दिए? यहाँ भी नहीं लिखा है, नोट्स में भी नहीं लिखा है। तो एम्प्लॉय ने शेयर कहीं से भी खरीदे हो, बट अगर वो मेंबर है और एम्प्लॉय भी है तो उसको नहीं गिनेंगे। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है। पता है क्या प्रॉब्लम है? कि मैंने आपको फ्री में शेयर दे दिए, ई सॉप दे दिया, स्वेट इक्विटी शेयर दे दिए, फ्री शेयर दे दिए, और आप एम्प्लॉय भी थे और 2 साल आप रहे, फिर आपने नौकरी छोड़ दी, और शेयर होल्डर आप अभी भी हो। अब आप गिने जाने लग जाओगे, मैं 200 की लिमिट कहीं पार न कर जाऊं, तो सरकार ने एक सुविधा और दे दी कि एक्स को भी काउंट मत करो, एक्स एम्प्लॉय को भी काउंट मत करो। अब लॉ की डिटेल में अगर हम जाएं, इंटर लेवल पे इतने लॉ की लैंग्वेज के छिलके उतारने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी अगर बताऊं, देखो ये की पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट्स है, बट एग्जैक्टली लिखा हुआ क्या है वो नोट्स में है। तो की पॉइंट्स तो आप क्लास में नोट डाउन करेंगे, लेकिन जो नोट्स हैं वो घर जाके पढ़ेंगे। सर हमारे पास तो अभी नोट्स हैं ही नहीं। भाई साहब आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं। कहाँ पर हैं? मोबाइल में। कौन सी ऐप में? तरुण महाजन ऐप में। सर उस ऐप को इंस्टॉल करने की लिंक कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप में। आज कोई नया आया हो तो टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड किसी पुराने व्यक्ति से 100 रुपए दे के आई मीन कोई भी पुराने स्टूडेंट से आप ले सकते हो। ग्रुप में आ जाओ टेलीग्राम के, वहां तरुण महाजन ऐप की लिंक भी मिल जाएगी। उस ऐप को कैसे यूज करना उसका वीडियो भी मिल जाएगा। आपने किसी ने उस वीडियो को देख के ऐप को एक्सप्लोर किया कि नहीं किया ना? तो कल से जब क्लास में आप बैठोगे तो नोट्स खुले हुए होने चाहिए आपके सामने, ये वाले नोट्स जो यहां दिख रहे हैं आपको, समझे आप? सुनो, तो मैं आपको कह रहा था प्राइवेट कंपनी, ये देखो, आओ हम एक्ट से पढ़ते हैं। प्राइवेट कंपनी, ये 68 लिखा है, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 68। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी having a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its article, मतलब ये जो आप शर्तें बोल रहे हो ना, ये सब शर्तें कहां लिखी होनी चाहिए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। restricts the right to transfer its shares, शेयर ट्रांसफर पर क्या है? रेस्ट्रिक्शन। except in case of 1% company limits the number of members to 200। ओपीसी का एक्सेप्शन क्यों दिया? उसमें तो एक ही मेंबर है, उसमें 200 अलाउड थोड़े हैं। मैक्सिमम मेंबर कितने? 200। प्रोवाइडेड दैट, जब भी लॉ में प्रोवाइडेड दैट करके लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोविजो। बोलो क्या कहते हैं? हाँ सर ये बेयर एक्ट ही है। हाँ अंशु, ये बेयर एक्ट है, मगर मैंने इसके लैंग्वेज को थोड़ा आसान कर दिया है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज और ज्यादा टफ होती है, तो मैंने थोड़े टफ शब्द जो जरूरी थे वो हटा दिए, थोड़े को आसान शब्दों में कन्वर्ट कर दिया। अदरवाइज ये बेयर एक्ट जैसा ही है। क्या बोलते हैं प्रोवाइडेड दैट करके जो लिखा होता है? प्रोविजो। प्रोविजो या तो किसी एक्सेप्शन के लिए दिया होता है या किसी कंडीशन के लिए। पापा बोलते हैं कि मैं तुमको आईफोन खरीद करके दूंगा। क्या लेटेस्ट वाला कौन सा है? 15, वो भी प्रो मैक्स। आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीद करके दूंगा, प्रोवाइडेड यू गेट ऑल इंडिया रैंक इन सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। ये क्या है? कंडीशन। कंडीशन पूरी करो,
प्रोविजन क्या लिखा है? आई विल बाय यू आईफोन 15 प्रोवाइडेड यू शुड गेट ऑल इंडिया रैंक। तो ये प्रोविजन या तो किसी शर्त के लिए होता है या किसी अपवाद के लिए होता है, एक्सेप्शन। यू कैनॉट गो आउटसाइड होम आफ्टर 10 PM provided that in case of any medical emergency you may go। कि दादाजी बीमार हो गए अचानक, दादाजी बोल रहे बेटा मुझे हॉस्पिटल जरा ले चल, डॉक्टर को दिखा दे। बोले सॉरी दादाजी, सनराइज तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। पापा ने बोला 10 बजे के बाद और सुबह सूर्योदय के पहले बाहर गया, टांगे तोड़वा दूंगा। आप तो ठीक हो जाओगे, मेरी टांगे टूट जाएगी, आप अपना खुद समझ लो। तो इसीलिए प्रोविजो दे दिया कि प्रोवाइडेड, प्रोविजो में कोई कंडीशन नहीं है, उल्टे एक्सेप्शन है। ये रूल का एक्सेप्शन। तो प्रोविजो या तो कोई एक्सेप्शन दे रहा होता है या फिर कोई कंडीशन लगा रहा होता है। ओके, तो अब रूल है 200 से ज्यादा नहीं होना, और उसका एक्सेप्शन है provided that where two or more person hold one or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as a single member। पूरे एक्ट भर में हम उसको सिंगल नहीं मानेंगे, बट इस क्लॉज को पढ़ते समय तो हम उसको क्या मानेंगे? सिंगल। अरे भाई वो पति पत्नी है, नहीं, वो कैसे माने जाएंगे? सिंगल। ओके, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, और एक एक्सेप्शन दिया है, पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। एंड अब देखो पढ़ते हैं, पर्सन who having been formerly in employment of company, ये है लॉ की लैंग्वेज, मजे लो अब जरा इसके। who having been formerly in employment of the company, जो पहले कंपनी का एम्प्लॉय था, were member of the company, और मेंबर भी था, while in the employment, जब वो एम्प्लॉय था तब वो मेंबर भी था, and having continued to be a member आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, अब उसकी नौकरी तो नहीं रही लेकिन शेयर होल्डर वो आज भी है। शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। देखो मैंने कितना आसान काम कर दिया आपके लिए, एक्स एम्प्लॉय विल नॉट बी काउंटेड। तो अब क्या है, मैं डायरेक्ट इससे पढ़ाऊंगा ना तो आपके तोते उड़ जाएंगे, इसलिए मुझे पहले ऐसे समझाना होगा आपको, और फिर यहां से आप पढ़ेंगे, थोड़ा मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा आप भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैं ही सब कुछ पढ़ाऊंगा तो आप कब सीखेंगे खुद से पढ़ करके और इंटरप्रीट करना। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपसे ये उम्मीद की जाती है कि सरकार कोई नया प्रोविजन लेकर के आए तो आप पढ़ के इंटरप्रीट करके क्लाइंट को बता सकें कि इसका मतलब क्या है। आप बोलो नहीं, वो अभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, ऐसे ही रट रट के कोई क्लाइंट पूछ रहा भाई साहब वो कुछ नया एक्ट आया, बोले वो अभी हमारे सर ने इंटरप्रिटेशन बताया नहीं है, इज्जत का कचरा हो जाएगा ना, इसलिए आदत अभी से बनानी पड़ेगी। सर इसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि प्रोवाइडेड दैट जॉइंट मेंबर्स आर काउंटेड एज सिंगल। हाँ हाँ, अरे जब एग्जाम में लिखने की बात आए, सर एग्जाम में मेरे को यही लिखना ना, वर्ड टू वर्ड डिक्टो, नहीं मैं हाँ कर दूं तो भी अपनी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। सर फिर भाई आपको बात समझ में आ गई ना, अपने शब्दों में लिख दो, और आई एम श्योर आपके शब्द अच्छे ही होंगे। भ्यो उसको अपन नहीं मानेंगे, ऐसे तो आपके शब्द नहीं होंगे, थोड़ी ठीक ठाक सी वोकेबलरी और ग्रामर तो आपकी है, उसमें आसान शब्दों में लिख दो कि इफ अ पर्सन, देखो आज आपको समझ में आ गया तो आप लिखने जाओगे तो इफ अ पर्सन वाज एम्प्लॉय एंड आल्सो वाज द मेंबर एंड लेटर ही इज नो मोर एन एम्प्लॉय बट स्टिल ही इज अ मेंबर, वी विल नॉट काउंट हिम फॉर 200। लिखिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर ये लिख दें तो कॉपी चेकर एकदम इंप्रेस हो जाएगा आपसे, रटने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये लैंग्वेज आपकी बन जाए, अच्छी बात है। अब इसमें अगर मैं गोता मारूं, चलो मैं आपसे अब एक आज मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। एक होता है केस लॉ और एक होती है केस स्टडी, सुना आपने? अंतर पता है, डिफरेंस पता है? गैस कर, मतलब कितने लोग गैस कर पा रहे हैं? हाथ उठाओ, बोलो। हम्म, आप बोलिए। हम्म,
एग्जैक्टली, बिंगो, राइट ऑन द पॉइंट, एग्जैक्टली आपने सही बोला। ऑनलाइन वालों को सुनाना पड़ेगा मुझे कि इन्होंने ये कहा कि जो एक वास्तविक घटना है जिसमें हम कहते हैं कि इस घटना का कोई पात्र काल्पनिक नहीं है, ये घटना वाकई ऐसे ही हुई थी, उसको कहते हैं केस लॉ। और आपको प्रोविजन समझाने के लिए मैं एक कहानी बनाऊं कि मान लो अगर ऐसा हो तो क्या होगा, उसको क्या कहते हैं, केस स्टडी। एग्जाम में केस स्टडीज आती है, कंपनी लॉ के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, ज्यादा करके क्या आती है, केस स्टडीज। एमसीक्यूज आते हैं और केस स्टडीज आती है, थोड़े बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। केस लॉ नहीं पूछते कि सोलोमन वर्सेस सोलोमन बता, सर डिनशॉम एंड एक्जीपेटेड बता, वो सब नहीं कि सर रट्टा मारूं उनके सबके नाम का, छोड़ो ना यार, वो सब नहीं, वो हम पढ़ेंगे मगर उसको रटने की जरूरत नहीं है। केस स्टडीज आएंगी। चलो मैं केस स्टडी बना देता हूं, सुनना, और अब एक ही बार बोलूंगा, रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना और सॉल्व करना। एक कंपनी में 190 मेंबर्स थे जो कि एम्प्लॉय नहीं थे, है ना। 190 मेंबर है, वो एम्प्लॉय नहीं है, वो अलग अलग लोग हैं। अब कंपनी ने क्या करा कि ये 200 ही बोल दो, चलो कितने लोगों को कंपनी ने शेयर दे रखे थे, 200 लोगों को। क्या ये प्राइवेट कंपनी है? हाँ ये है, क्योंकि 201 नहीं चाहिए, 200 तो चलेंगे। अब कंपनी ने क्या करा, एक बंदा, एक एम्प्लॉय था कंपनी का, कौन था कंपनी का एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय को शेयर नहीं दिए, ओके, वो एम्प्लॉय था, उसके बाद में उसने नौकरी छोड़ दी, उसने क्या करा, नौकरी छोड़ दी और बाजार से कहीं से कंपनी के शेयर खरीद लिए। अब कंपनी में लोग कितने हो गए, 201, उसमें से एक बंदा ये है जो कंपनी का एम्प्लॉय था। अब बताओ क्या ये प्राइवेट कंपनी है? यस और नो? नो इट इज नॉट। क्यों, ऐसा क्यों? बाजार से नहीं खरीदे, कंपनी ने अलॉटमेंट करा। चलो थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, जब वो एम्प्लॉय था तब वो मेंबर नहीं था। सवाल ये नहीं है कि एक्स एम्प्लॉय को मत गिनो, सवाल ये है कि ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट उसके पास शेयर होने चाहिए थे। चलो मैं कहानी में ट्विस्ट लाता हूं। अब मैं कहता हूं देखो, दो केस स्टडी तो अभी की अभी बन गई, एक तो ये कि उसने बाजार से शेयर खरीदे, एक ये कि उसको शेयर का अलॉटमेंट हुआ। अब तीसरा, 200 लोग ऑलरेडी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है। एक एम्प्लॉय जिद पड़ गया कि भाई साहब मैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूं, मेरे पास तो कम से कम कंपनी के शेयर होने चाहिए, मुझे प्लीज आप शेयर का अलॉटमेंट करिए। कंपनी ने बोला कि यार देख भाई, शेयर का अलॉटमेंट हम तेरे को फ्री में नहीं करेंगे और ना ही हम अलॉटमेंट करेंगे, तू बाजार से ये शेयर, बाजार से मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से तू ये शेयर खरीद ले। तो जब वो सीईओ था तभी उसने कंपनी के 1 लाख शेयर खरीद लिए ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट। बट कंपनी ने नहीं दिए, न फ्री में दिए न पैसे से दिए, उसने तो बाजार से लिए। अब बाद में उसने नौकरी छोड़ दी और शेयर उसके पास अभी भी हैं। बताइए ये काउंट होगा क्या? मतलब 200 मेंबर बोलूं कि 201 है? 200 कह रहे हो आप? एग्जैक्टली exactly, क्योंकि इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि शेयर कंपनी ने दिए हों, पैसे लेके दिए हों, फ्री में दिए हों। यहाँ सिर्फ ये लिखा है कि जब ये एम्प्लॉय था तब ये शेयर होल्डर था, दैट्स इट। नहीं नहीं, इसकी 10 साल की नौकरी थी और आखिरी के 1 महीने में इसने शेयर खरीदा, तब भी नहीं गिनेंगे। कोई ऐसा थोड़ी लिखा है कि जितने साल नौकरी में था उतने साल शेयर होल्डर था। लॉ में आपको ना 50 तरह के सवाल आएंगे दिमाग में, उन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नोट्स में मिलेगा। आप मुझसे भी पूछोगे तो यहीं से ही दूंगा जवाब, अपने मन से कुछ नहीं दे रहा मैं, क्योंकि लॉ में हम अपने मन से कुछ नहीं कह सकते, जो लिखा है वही मानना पड़ता है। आपके दिमाग में 50 सवाल आए, हर सवाल का जवाब यही है। हाँ ज्यादा से ज्यादा आप वो जवाब मुझसे कंफर्म कर सकते हो कि सर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्या ये सही है? 10 साल तक वो नौकरी में था, आखिरी के 1 महीने में उसने शेयर खरीदे भाई साहब, और उसने नौकरी छोड़ दी और अब 20 साल से वो शेयर होल्डर है। गिने कि नहीं गिने? नहीं गिनेंगे उसको, तो एक्स एम्प्लॉय है, एक्स एम्प्लॉय को हम काउंट नहीं कर रहे। यस प्लीज। हाँ अब देखो, इसने एक और सिचुएशन ले आई है। ये शेयर होल्डर पहले से था, बाद में एम्प्लॉय बन गया, बाद में उसने फिर नौकरी छोड़ दी, वो गिनेंगे नहीं गिने? नहीं गिनेंगे, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि जब वो एम्प्लॉय था तब वो शेयर होल्डर था कि नहीं था। ऐसा नहीं बोल रहे जब वो शेयर होल्डर था तब वो एम्प्लॉय था कि नहीं, वो बोल रहे जब वो एम्प्लॉय था तो क्या तब वो शेयर होल्डर था? हाँ, उसके पास शेयर पहले से थे पर वो शेयर होल्डर तो था। अगर वो शेयर होल्डर था तो हम उसको नौकरी छोड़ देने के बाद, जब वो नौकरी में है तब तो नहीं गिन रहे, छोड़ देने के बाद भी नहीं गिनेंगे।
जो लिखा है वही मानना है। पर सर मेरा लॉजिक ये लॉ इज लॉजिक, बट लॉजिक इज नॉट लॉ। ये जो लिखा है कुछ सोच के लिखा होगा, पर तुम अपना लॉजिक लगा करके इसका कोई एक्सटेंशन नहीं कर सकते हो। ओके। कुछ और भी लिखा है किसी ने? नहीं, कोई क्वेश्चन किसी ने पोस्ट करा था क्या सर केस लॉ मीन्स? हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके ऑलराइट। तो अब देखो जरा, अब एक बात और है, पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज है। प्राइवेट कंपनी बनाने की चौथी शर्त क्या है? पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इज प्रोहिबिटेड। इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रोहिबिशन है, ब्लैंकेट बैन है। लिखो, नोट करो इसको। हाँ, ये पूरा का पूरा ही नोट करना है। आपने कल शुरू करा था कि नहीं करा था? नहीं किया था, आप कर लो। ब्लैंकेट बैन है, प्रोहिबिशन है, पब्लिक इशू आप नहीं ला सकते शेयर्स का, डिबेंचर्स का, कि ये पब्लिक इशू है, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट दे रहे हो आप, नहीं कर सकते। फाइल पूछ रही कोई एम्प्लॉय रिजाइन करने के बाद शेयर खरीदे तो काउंट होगा क्या? चलो बताओ। रिजाइन कर दिया फिर शेयर खरीद रहा है, अब गिना जाएगा? यस, डेफिनेटली गिना जाएगा, क्योंकि लिखा है कि जब वो एम्प्लॉय था तब उसका शेयर होल्डर होना जरूरी है। ये जो आज हमने इस प्रोविजो के छिलके उतारे ना, इस लेवल के क्वेश्चन इंटर में नहीं आते, थोड़े सीधे सीधे आते हैं। जो स्लाइड पे दिख रहा है उसके ऊपर बेस की स्टडी आएगी। जो अभी हमने अंदर जा करके और पूरे बिखेर के रख दिया प्रोविजन को, उस लेवल के फाइनल में आते हैं, इंटर में नहीं आते। आपके दिमाग में और भी सवाल आ सकते हैं कि पहले वो एम्प्लॉय था और शेयर होल्डर भी था, फिर उसकी नौकरी छूट गई, फिर उसने शेयर बेच दिए, फिर उसने वापस शेयर खरीद लिए। मेरे हिसाब से तो काउंट अभी भी नहीं होगा, क्योंकि जब वो एम्प्लॉय था तब उसके पास शेयर थे, उसमें थोड़ी बोला सेम शेयर होने चाहिए। अरे यार, देखो ना क्या लिखा है, क्या लिखा है? Having been formerly in employment of the company, were member of the company, were member of the company while in that employment. लेकिन अब देखो, एक इंपॉर्टेंट शब्द आया, एंड हैव बीन कंटिन्यूड टू बी मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड। पर मेरा ये कहना है कि उसने नौकरी छोड़ी, उसके बाद 3 साल वो एज ए मेंबर कंटिन्यूड था, फिर उसने शेयर बेच दिए। उसमें ये क्या लिखा है? कंटिन्यूड टिल डेट। कुछ सुना आपने मेरी बात? चलो, मैं एक बड़ा विवादित प्रश्न कर रहा हूं, ऐसा कोई केस लॉ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो जो मैं फैसला दूंगा वही फाइनल होगा। मैं ही जज साहब हूं इस केस, इस क्लास का। तो मैं एम्प्लॉय था, मैं मेंबर था, 3 साल एम्प्लॉय 3 साल मेंबर में रहा साथ में, फिर मैंने नौकरी छोड़ दी, फिर मैं 3 साल मेंबर बना रहा, कंटिन्यूड टू बी मेंबर, फिर मैंने शेयर बेच दिए, फिर मैंने वापस शेयर खरीद लिए। कहा सर डिसकंटिन्यू हो गया। इसमें कहाँ लिखा है कंटिन्यूड टिल डेट? उस समय तो मैं कंटिन्यूड था। तो लॉ के दो इंटरप्रिटेशन होते हैं, एक लिटरल, एक लॉजिकल। लिटरल मतलब जो लिखा है बिल्कुल वैसा ही। लॉजिकल मतलब आप बोले कि नहीं नहीं, परिस्थितियों को देख के ऐसा लगता है कि जरूर ये कहना चाहते होंगे कंटिन्यू टिल डेट। पर हर जगह लॉ का लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं चलता है, मोस्टली ज्यादा करके जगह पे लिटरल इंटरप्रिटेशन ही चलते हैं। लॉ इज लॉजिक, बट लॉजिक इज नॉट लॉ। पर यार टाइम हो गया ना, इसको फिर अब बाद में नोट कर लें क्या? ठीक है, इसको अभी ब्रेक है कि छुट्टी है? अरे नोट करो चलो। और 5 मिनट पढ़ सकते हैं फिर तो, क्या जल्दी? आपको की जल्दी है कुछ? आपकी कोई क्लास है आगे? मेरी भी नहीं है, सेम पिन। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यार, आज पढ़ लें क्या? 10 मिनट और। इसको लिखो पहले तो, पतंग उड़ानी है। लॉ के प्रोविजन लिख देना पतंग पे, फिर उड़ाना, अच्छी उड़ेगी। भूख लग रही तो भाई तू तो घर बैठा है, खा ले।
आप पढ़ा रहे हो तो 3 बजे तक पढ़ लेंगे, वाह वाह, खुश कर देता। मेरे को मालूम है पढ़ तो नहीं पाएगा, पर मैं खुश तो हो गया। हाँ बोलो बेटा, फिर से बोलना। अंकल के नाम पे? भाई अंकल भरोसेमंद नहीं होते, एक बात बता रहा हूं मैं आप। चलो पर कर दिए फिर भी। ओह, गर्ल ग्रैंडफादर ना? अच्छा। चलो ठीक है, कर दिए फिर। हाँ। हाँ, वापस। बेटा वो क्वेश्चन तो वही है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हम लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करें तो वो कंटिन्यू नहीं रहा ना, डिसकंटिन्यू हो गया। आप अपनी वाइफ को भी शेयर दे दें तो भी डिसकंटिन्यूटी माने जाओगे ना, वाइफ हैज गॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। बोलो बोलो। अब सवाल यह है कि क्या एम्प्लॉय जॉइंट होल्डर हो सकते हैं? तो अगर हस्बैंड वाइफ एक ही कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, और यूजुअली प्रैक्टिकली नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंपनी की नज़रों में दोनों एम्प्लॉय अलग अलग हैं, तो इसलिए वो उनको जॉइंट शेयर्स नहीं देगी। कोई एम्प्लॉय इंसिस्ट करे कि नहीं भाई मेरे नाम के, कंपनी को क्या दिक्कत आएगी कि कंपनी जो शेयर दे रही है ना, उसको एज एन एक्सपेंस पीएनएल में क्लेम करेगी कि भाई हमने जैसे सैलरी कैश पे देते तो पीएनएल में डालते, तो शेयर के टाइम में सैलरी दे रहे हैं, वो भी पीएनएल में जाएगी। अब आधा शेयर वाइफ के नाम कर दिया तो इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेगा कि भाई एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, उसकी वाइफ को क्यों दे रहे हो, मैं छूट नहीं दूंगा। टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए वो शेयर्स कंपनी जॉइंट नेम में नहीं देती है रियल लाइफ में। थियोरिटिकली स्पीकिंग करो, कंपनी लॉ मना नहीं करता है। भाई आपका यहाँ बैठने का यही तो फायदा है कि वी ऑल आर प्रैक्टिशनर्स ऑल्सो, वी नो कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। तुम फोकड़ के घोड़े दौड़ाओगे, यहाँ वहाँ ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, ऐसा होता नहीं। वो मैं आपको बताते चलूंगा कि क्या होता नहीं है और क्यों नहीं होता है। सर एक बात बताओ, इतनी इतनी झंझट, शेयर ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन, 2 से ज्यादा मेंबर नहीं होना, पब्लिक इशू नहीं ला सकते अपने शेयर का, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए इतनी शर्तें मानो। सुनो, ये शर्तें सिर्फ माननी नहीं है, लिखनी भी है। और ये सिर्फ लिखनी नहीं है, माननी भी है। लिखनी कहाँ है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, और फॉलो तो करना ही है। देखो लिखना और मानना दो अलग बात है। जैसे एक दिन सुबह से शाम तक आप बहुत बिजी रहे, कुछ नहीं खा पाए, सिर्फ पानी पिया, शाम को आप क्या बोल रहे हो? उपवास का पुण्य मिलेगा मुझे। अगर आप रिलीजन में थोड़ा भी समझते हैं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने संकल्प नहीं लिया था ना। व्रत धारण कब किया आपने? अरे यार, ना। तो और सर मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मैं सुबह सुबह व्रत धारण कर लूं तो मेरा खाने का टाइम नहीं हो तो भी व्रत धारण करते ही भूख लग जाती। वैसे ना खाऊं तो चलता है, पर मैं ठान लूं कि आज नहीं खाऊंगा तो अगले 15 मिनट में तो पेट में चूहे दौड़ने लगते। व्रत धारण करना भी पड़ेगा और व्रत मानना भी पड़ेगा। मतलब आप इंपॉर्टेंट बात समझो कि आर्टिकल में लिखना है, नहीं तो प्राइवेट कंपनी नहीं मानी जाएगी। नहीं नहीं हम तो फॉलो करते हैं, नहीं बेटा, लिखना भी है, फॉलो भी करना है। सर इतने पापड़ क्यों बेलूं मैं प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए? इससे अच्छा तो हम पब्लिक कंपनी बना लेंगे। भाई साहब, ये छोटे छोटे से 4 पापड़ जो आप बेल रहे हो ना, इससे आप प्राइवेट कंपनी कहलाते हो। और जैसे ही यहाँ एक टैग लगता है प्राइवेट, उसके बाद 450 में से मोटा मोटा 200-250 सेक्शन लगना बंद हो जाती है आपके ऊपर। मैंने गिने नहीं कितने हैं, बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है। बट बहुत सारे सेक्शन लगना बंद हो जाते हैं। अच्छा, ये छोटी छोटी शर्तें मान लो तो हम बहुत सारे दूसरी सेक्शंस और प्रोविजन से बच जाते हैं, छूट मिल जाती है, एग्जाम्पशन मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है। हाँ, बोलते हैं अरे ये तो प्राइवेट कंपनी है, इनका तो घर घर का पैसा लगा है, ये घोटाला कर भी लेंगे तो इन्हीं का पैसा डूब जाएगा, करो जो तुम्हारा मन पड़े। पब्लिक कंपनी में जनता का पैसा लगा है, उसको एकदम टाइट सर्विलेंस में रखते हैं वो, कि भाई तुम पब्लिक का पैसा लेके बैठा, वो खा गया तो जनता का नुकसान होगा। क्या आप बात समझे? इसीलिए लोग प्राइवेट कंपनी बनाना पसंद करते हैं। सर कोई एम्प्लॉय मेंबर भी है बाद में
खाली मेंबर रह जाता है और फिर वो अपना शेयर सोल्ड कर देता है। सर जिसको शेयर सोल्ड करा है वो मेंबर होगा क्या? हाँ, एक एम्प्लॉय अपना शेयर किसी को बेच दे, बताओ वो मेंबर है कि नहीं है? जो नया व्यक्ति है, मैं एम्प्लॉय हूं, मैं शेयर होल्डर हूं, मैंने शेयर आपको बेच दिया, क्या आप मेंबर बन जाएंगे? हाँ, ऑब्वियसली। ठीक है, बाकी चर्चा फिर हम लोग कल, तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ, परसों करेंगे। कल लॉ मेकिंग के प्रोसेस का पार्ट हूँ, तो परसों फिर लॉ पढ़ेंगे उसके बाद।